फाइन। तो देखो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज़ 233। तो कितना अच्छा सबमिट हुआ ना मोदी जी का, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। काफ़ी अच्छा स्टेट विजिट था इस बार, तो ऑफिशियल विजिट भी नहीं, स्टेट विजिट था। और इस बार तो हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है एग्रीमेंट में। वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, और गजब सिनर्जी दिखा है इस समय, इस बार इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। इतना हाई प्रोफाइल विजिट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद देखो एससीओ समिट अब वर्चुअल हुआ है। तो वर्चुअल वाला चीज़ तो कोविड के टाइम में ठीक था, नहीं कोविड के टाइम ठीक था। वर्चुअल मतलब डिजिटली सबमिट, और वो भी सबमिट हुआ है 3 घंटे के लिए बस, वही जो 9 कंट्रीज है इसमें मेंबर। ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या रीज़न? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न दिखेगा तुमको कि इंडिया भले ही एससीओ का मेंबर है, मगर ध्यान इस तरफ ज़्यादा नहीं है, ध्यान इस तरफ है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ज़्यादा है। तो बहुत बड़ा एडिटोरियल है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, बात समझे। 234 देखो, यहाँ पे क्या है, सेवरल सिस्टमिक इश्यूज इन। देखो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ओनली 0.7% ऑफ द टोटल जीडीपी है। अब वही देखो तुम, इसराइल देखो 5% है, वही डेवलप कंट्री देखो 3 to 4% है। आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, बेसिक लेवल प्रॉब्लम क्या है? देखो इस बार NRF लेके आ रहे हैं हम लोग, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। वो तुम्हारा जो यूनाइटेड स्टेट्स का है वहीं से प्रेरणा लेके हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसका कितना बढ़िया है, नेशनल साइंस फाउंडेशन है वहाँ पे, हाँ NSF है। और वो तो गजब है तुम्हारा, 25% तो तुम्हारा सरकार का वो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, पैसा वहीं पे जाता है। और हेल्थ छोड़ के बाकी सब जगह वो बेसिक साइंस पे रिसर्च चल रहा है उस तरफ। हाँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स का बोल रहा हूँ। तो केवल नाम से रख देने से नहीं होता है स्टूडेंट। तो क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया में वो भी समझेंगे हम लोग। 235 देखो, PM प्रणाम। PM प्रणाम क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज़ करना, हाँ दैट इज अ PM प्रणाम। अब देखो एक तरफ तुम कह रहे हो कि PM प्रणाम पे काम करेंगे, हाँ यदि मान लो कोई स्टेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करती है तो उसको अलग से सब्सिडी भी दिया जाएगा स्टेट को, राज्य को। एक तरफ फिर तुम बोलते हो कि यूरिया वाला जो सब्सिडी है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ये दो अलग बात हो गया ना फिर। तो तुम यूरिया वाला जो फर्टिलाइजर उसको MSP में कर दो। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि कितना ज़्यादा सरकार का 80 to 85% सरकार का तो वहीं सब्सिडी जा रहा है कि नहीं? बताओ। तो ये चीज़ समझेंगे हम लोग। अब 236 देखो, जिसके बारे में डे टू डे करंट अफेयर्स में ही बता चुका हूँ कि फिगर देख सकते हो बीच वाले जो है, ये बारबाडोस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। COP26 में, COP26 कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट? COP27 तुम्हारा ईरान में, इजिप्ट में हुआ, उससे पहले ग्लासगो में हुआ था। हाँ ग्लासगो जगह का नाम है, तो इंग्लैंड में है। तो ग्लासगो समिट में ये आया था, ये आदमी बोला कि ऐसे में नहीं चलने वाला है, तुम लोग कोपेनहेगन में ही बोला था, यानी कि 2009 के समिट में ही तुम लोग, कोपेनहेगन का समिट था वो, उस समय ही बोले थे कि डेवलप कंट्री $100 बिलियन का राशि प्रदान करेगा डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। मत तुम अभी तक तो कर ही रहा है, अब नहीं होगा, तो इसलिए इसने ब्रिजटाउन इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ऑन सिमिलर लाइन देखो, अब फाइनली तुम्हारा फ्रांस में एक समिट हुआ है, एंड थैंक्स टू फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्टूडेंट। तो वही चीज़ हम समझेंगे क्या है, समझे। और ये अच्छा है, यानी कि अब डेवलप कंट्री भी थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है कि सच में ही बहुत इम्पैक्ट है। अब तुम इंडिया का ही देख लो ना, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, पानी नहीं हो रहा है, हीट वेव से पानी हो रहा था, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। तो इस सिचुएशन बहुत डिफरेंट है ना, समझे। तो वही चीज़ को समझेंगे हम लोग। आगे देखो 233 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 6 जुलाई को, ठीक है। तो समझते हैं। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, देखो क्या है, इतना है ना, इतना बड़ा मोमेंटम वाला, क्या बोलते हैं, एकदम बहुत अच्छा विजिट हुआ, एकदम अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट विजिट हुआ है मोदी जी का यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ, बहुत कुछ डील भी वापस, हमने बहुत सारा डील भी लिया है, दोनों के बीच में बहुत सिनर्जी दिखा है, बहुत कॉपरेशन दिखा है, स्ट्रेटेजिक लेवल तक कॉपरेशन दिखा है डिफेंस में, हर एक जगह पे। बट देखो जैसे ही मोदी जी वहाँ से भारत लौटे, उसके बाद तो फिर इजिप्ट गए, इजिप्ट से जैसे लौटे उसका फिर SCO समिट हुआ था। SCO समिट भी कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ है, और ईरान को भी मेंबर बना लिया गया। अब देखो जितने भी कंट्री है इंडिया छोड़ के, सभी कंट्री SCO का, SCO तो ही बता दिए हैं तुमको डे टू डे करंट अफेयर्स में, थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा। तो
तो जितने भी इंडिया छोड़ के कितने कंट्री बचेंगे, 8 कंट्री बचेंगे। 8 कंट्री जिसमें चाइना खुद है, यहाँ पे भी तुमको चाइना क्लाउड दिखेगा, क्योंकि सभी कंट्री तुम्हारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। हाँ, BRI का हिस्सा, BRI जानते हो जो कि चाइना का इनिशिएटिव है, और इंडिया हिस्सा नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है, इंडिया बोलता है POK से पास होगा, हमारा सॉवरेनिटी का बात है, हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि कल परसों ही तुम लोग रिसेंट टाइम में तुमको पढ़ाएगा ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में बहुत सारा कंट्री ऐड होने वाला है ना, तो बहुत सारा सऊदी अरब से भी ऐड होने वाला है। तो यदि तो कहा गया तो ये भी ब्रांड वैगन की तरह काम करेगा, एक व्हीकल की तरह काम करेगा, जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा चाइना का ही होगा। अभी क्लियर कट दिख रहा है कि चाइना अपना इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया को ये बात मालूम है, इसलिए इंडिया ने इतना तवज्जो नहीं दिया इस समिट पर, और फिर भी इंडिया इसका हिस्सा है। तो क्यों ऐसा समिट जिसको आप इतना वैल्यू नहीं दे रहे हो, फिर भी उसका मेंबर हो, तो कुछ तो बात होगा। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समिट, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, वर्चुअल समिट हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री थे, है ना, और इस समय देखो ईरान को 9th और लेटेस्ट मेंबर बना लिया गया। तो ईरान क्या है, अभी न्यूली एडेड मेंबर है SCO का, संघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें क्या है कि बेटर कनेक्टिविटी नॉट ओनली एनहांसेस म्यूचुअल ट्रेड बट ऑल्सो फोस्टर म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है ना, ये सही बात है ना, कि कनेक्टिविटी जितना बेटर होगा म्यूचुअल ट्रेड भी बढ़ेगा और तुम्हारा म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ये सब बात था तुम्हारा, ठीक है, ये सब बात हुआ। और इसमें मोदी जी बोले हैं कि सॉवरेनिटी ख्याल रखना चाहिए, रीजनल इंटीग्रिटी ऑफ द मेंबर स्टेट से ख्याल रखना चाहिए। वो डायरेक्ट चाइना को घेर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि ठीक है ट्रेड अपने जगह है स्टूडेंट, बट व्हाट अबाउट आवर सॉवरेनिटी। चाइना तो वायलेट करता है हमारे सॉवरेनिटी को, देखो क्या हुआ है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, गालवन वैली में, ताइवान में, वी नो डैट। आगे देखो, तो ये चीज़ देखो, मैंने उस समय तुम लोगों को काफ़ी कुछ बताया था इसके बारे में। 1996 में एक मीटिंग हुआ था, इसी को बोलते हैं संघाई 5। देखो उस समय जो प्रॉब्लम था कि सब जितने भी 5 मेंबर कंट्री है, उस समय 5 थे स्टूडेंट, क्या क्या थे, ये तजिकिस्तान थे, ठीक है, नीचे लिखा गया देखो, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। 2 के ले लो, 1 टी ले लो, ठीक है। तो 5 कंट्री से स्टार्ट हुआ है ये, उस समय इसको संघाई 5 बोला जाता था। क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि सब में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, हर जगह मिलिट्री है, और ये सब बाउंड्री एक दूसरे से शेयर करते हैं। चाइना रसिया को बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, ये भी 2 कंट्री बाउंड्री शेयर कर रहा है। बात समझ में आया, एक दूसरे से कंट्री शेयर करते, बाउंड्री शेयर करते थे, अब मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ बहुत था। तो ये लोग चाहते थे इतना क्यों पैसा इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल कॉपरेट करके घटा देते हैं, तो घट गया वो, अच्छा इनिशिएटिव हुआ। बाद में देखो क्या हुआ, तो देखो 1997 में उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों को बीच में तुम्हारा मैच किया, और उसके बाद मिलिट्री फोर्सेस को घटा दिया गया 1997 में, बिकॉज ऑफ द 1996 डील। अब वही 2001 में जाके तुम्हारा और भी मेंबर इसमें जुड़े हैं, उज्बेकिस्तान जुड़े, जैसे उज्बेकिस्तान जुड़ा तो ये संघाई 5 तुम्हारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बन गया, और इंडिया भी इसका मेंबर बन गया। इंडिया भी रिसेंट में मेंबर बना था, ठीक है। पाकिस्तान भी, देखो पाकिस्तान पहले मेंबर बना, फिर इंडिया भी बना, क्योंकि इसलिए बना क्योंकि पाकिस्तान को घेरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान साथ में हो, अब बहुत ज़रूरी है। तो हम समझेंगे कि इस क्लास में कि इंडिया क्यों जुड़ा है इस ग्रुप से। और देखो जितने भी SCO मेंबर है सब तुम्हारा BRI का पार्टिसिपेंट है। हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका सब पार्टिसिपेट करता है, बट इंडिया ही नहीं करता, जानते हो रीजन में बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे देख सकते हो 9 कंट्री। आगे देखो तो क्या क्या गोल है, आखिर SCO बनने के पीछे का मकसद क्या रहा स्टूडेंट। तो SCO कोई पूछेगा बच्चे लोग, तुम लोग से SCO कब बना था, तो बता दोगे ना 2001 में। इसका हम्बल बिगिनिंग कब हुआ, 1996 में। तो देखो SCO बनने के पीछे रीजन क्या कि म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस, यानी जो पड़ोसी है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करके रखना, समझे, पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहे उस रीजन में, समझ रहे हो ना। और एक डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बन सके। अब देखो ये शब्द बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेटिक, फेयर मतलब सही, और रैशनल मतलब लॉजिकल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर बन सके। तो ये जो थर्ड वाला जो क्लॉज है ना स्टूडेंट, देख रहे हो ना थर्ड वाला, जिसको 2 बार पढ़े हैं, एक बार और पढ़ते, देखो सुनो, डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये चीज़ वेस्ट को लगा कि भाई तुम नाटो फोर्स बना रहे हो क्या, तुम न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर आओ, उससे पहले फेयर लिखे हो। फेयर मतलब क्या, हम लोग सही काम नहीं कर रहे हैं क्या। तो वेस्ट इस चीज़ को ना अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, वो इसको लगा कि ये एंटी नाटो है, ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए लोग बना रहा है, समझे। SCO ने कहा कि ये अलायंस ऑफ द ईस्ट है, हाँ, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, उस समय का बिलीफ था। बट ठीक है, ईस्ट भी काम कर रहा है तो ठीक ही था, क्या दिक्कत था। ऐसे भी वार्सो पैक्ट बनाया था रसिया ने, वो अलग बात है, टूट गया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। देखो अब थोड़ा और समझ लो स्टूडेंट, जानते हो कि 2001 में बनाया गया इस चीज़ को,
ताकि यूरेशियन रीजन में जो भी प्रॉब्लम है उस पर कोऑर्डिनेशन हो सके। यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ताकि ज्वाइंट एफर्ट हो सके और ताकि वहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहाल हो। समझे। एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन एंड चाइनीज़ है। समझे। चाइनीज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, चाइना का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इसके जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है स्टूडेंट, सबसे बड़ा सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट है वो। समझ गए ना। तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, ठीक है। और साल में एक बार मिलते हैं, मीटिंग होता है। और इसमें 9 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज में बता चुका हूँ पहले भी। आगे देखो इसका सेक्रेटरी, देखो एससीओ का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो एससीओ का हेड क्वार्टर बीजिंग में है, संघाई में नहीं है बच्चे लोग, बीजिंग में है। समझे ना, बीजिंग में है। और देखो कैसे अपॉइंट होता है, यहाँ का जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटरी जनरल जो मेन रहेंगे आदमी, वो कैसे, कौन अपॉइंट करेगा उसको? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जो तुम्हारा मेन था जो करने के लिए, पार्लियामेंट, वो अपॉइंट करेगा कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट करेगा। समझ गए ना। तो सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट करेगा? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। किसका? एससीओ का। अब यहाँ पे देखो ये सबसे यूनिक फीचर है ये रैट्स। देखो इस पर यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है रैट्स पे। हाँ, 2022 का पेपर, 21-22 का पेपर देखोगे तो एससीओ पे सवाल पूछ चुका है। ये क्या है स्टूडेंट? देखो एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। अब देखो कितना बड़ा विडंबना है स्टूडेंट कि इसके अंदर इंडिया भी है। अब इसके अंदर क्या है कि जितने ही मेंबर कंट्री है सब एक दूसरे से कोऑपरेट करके, है ना, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे। अब बताओ इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलके, मिलिट्री फोर्स मिलके और टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है। ये कितना, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता इस चीज़ को, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान ही है। हमारा जो क्रॉस बॉर्डर जो वायलेशंस हो रहा है, इंडिया में आके अटैक हो जाता है, या इतना मुंबई अटैक हुआ, इससे पहले अटैक हुआ, जो अभी और भी कश्मीर में जो भी तबाही है या बॉर्डर एरिया में जो भी दिक्कत है, तो पाकिस्तान ही करता है। वहाँ देखो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सब मेंबर कंट्री को एक साथ मिलके, है ना, मिलिट्री डील करना पड़ता है टेररिज्म के अगेंस्ट। सो यूनिक ना, सो यूनिक। देखो यहाँ पे वही बोला गया कि ये कहाँ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में है। जानते हो ताशकंद, है ना? कहाँ पे है? हाँ, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। इसका क्या है? कॉपरेशन करना एक दूसरे, ताकि वो टेररिज्म से, सेपरेटिज्म से और एक्सट्रीमिज्म से लड़ सके। ठीक है। टेररिज्म देखो, एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक्सट्रीमिज्म मतलब जो वही रेडिकल जो होता है ना, जैसे खालिस्तानी सब हो गए, नक्सलाइट्स हो गए। सेपरेटिज्म मतलब क्या? इंडिया में नहीं रहना है, बाहर जाना है। तो ऐसे 3 चीज़ से लड़ना है। ठीक है। और इसमें देखो ये डायरेक्टर, अब इसका जो डायरेक्टर बनेंगे, इसके भी डायरेक्टर, जो रैट्स के डायरेक्टर बनेंगे, उसको भी अपॉइंट करने वाला और कोई नहीं, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ही होगा, वही पार्लियामेंट होगा। ठीक है। वो भी कितने साल के लिए होते हैं? 3 ईयर्स के लिए होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रैट्स। आगे देखो स्टूडेंट, तो इंडिया इन एससीओ, अब एससीओ का मेंबर बना इंडिया, क्यों बना? जबकि तो इंटरेस्ट तो मैच नहीं कर रहा है, फिर भी इंडिया क्यों बना? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो समझो यहाँ पे कि देखो एज मोस्ट ऑफ द चैनल इज पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान के साथ करीब आने का सब चैनल बंद हो चुका है, मात्र एक चैनल यही बचा था। तो पाकिस्तान करीब रहे क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो वो भी नज़दीक रहे, इसलिए हम ये किए, क्योंकि बाकी जितना भी फोरम है सब खत्म हो गया। उसके बाद देखो एससीओ का जो स्पिरिट है, एससीओ का जो मोटिव है वो बहुत सही है। इसमें ये बोला गया कि इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, बाकी जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये लोग घुस जाता है। जैसे वाशिंगटन कंसेंसस देख लो, उसमें तुम्हारा इंटरनल मैटर पे घुस जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स सब इंटरनल मैटर पे घुस जाता है कि क्यों रोहिंग्या का ये हुआ वो हुआ। देखते हो यूनाइटेड नेशंस में कितना बात होता है कि रोहिंग्या क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इसमें ये बहुत अच्छा वर्ड है कि इंटरनल मैटर कुछ भी वो कंट्री का इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इंडिया को लगा ये सही चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री में इंटरनल मैटर कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी देखो नागास का इशू है कि नहीं है, अब इंटरनेशनली बोलेगा कि तुम नागास को देख ही नहीं रहा है, तुम मितिस को देख ही नहीं रहा है, तो इंडिया को बुरा लगेगा ना। इसलिए इंटरनल मैटर कंट्री का नहीं देखना चाहिए। जैसे घर हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो बाहर से दिमाग नहीं लगाना चाहिए, घर वाला अपना ठीक कर लेगा, है कि नहीं? तो सेम चीज़ है। तो इंडिया को लगा कि सही है। इसमें ये क्लॉज दिया गया है कि हार्मोनी के साथ और नॉन इंटरफेरेंस इन अदर इंटरनल मैटर, ये सबसे सही चीज़ है। ये कंफर्टेबल लगा इंडिया को बहुत कंफर्टेबल लगा ये क्लॉज। और देखो जो मेन ये जो एससीओ बनाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। इंडिया के साथ परफेक्ट बैठता है। इंडिया तीनों चीज़ से ग्रसित है। जैसे पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा था, कुछ चीज़ से ग्रसित है। सेपरेटिज्म देखो खालिस्तान वाला इशू है ना, एक्सट्रीमिज्म देखो नक्सलाइट सब। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को झेल रहा है स्टूडेंट, इसलिए बोला कि बेस्ट है, बन जाते हैं, फ़ायदा ही होगा। और दूसरी बात देखो कि जब तुम अब 9 कंट्री, अब तो 9 कंट्री हो गया, तो एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा ना, आएगा ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, तो टेररिज्म जो हो रहा है उस पर लगाम लगाया जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं दिया, कोई बात नहीं है, बाकी कंट्री तो इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, पाकिस्तान आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, चलो अच्छी बात है, पाकिस्तान नहीं देगा, सच में नहीं देगा, अब भले ही मेंबर स्टेट क्यों ना हो। वो बाकी जितने भी सेंट्रल एशियन है, उज्बेकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने भी है, वो तो देगा तुमको।
बात समझ में आ रहा है ना। ईरान भी अब वो भी देगा, चाइना भी देगा, क्योंकि हम चाइना को भी देंगे, तो उसमें कॉपरेशन होगा, इसलिए बहुत सही है ये। ठीक है, दूसरी बात है कि इंडिया कनेक्ट करना, देखो तापी पाइपलाइन लाए थे कि नहीं लाए थे हम लोग, तापी वो मेटलाइज नहीं हो सका। यानी कि जो सेंट्रल एशिया है, जो 5 कंट्री है, उसमें 4 कंट्री तो इसी का मेंबर है, तो सेंट्रल एशिया से भी ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा क्लोज होने का। और आगे देखो, हमें स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा तभी एशिया स्टेबल रहेगा। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमने SCO को कैरी किया है। आगे देखो, बट कॉन्ट्राडिक्शन तो है, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा स्टूडेंट। अब तुम खुद देखो कि इसमें क्या बोलेगा। देखो, एक तो चाइना और रशिया का कितना खतरनाक बिल्डिंग हो रहा है दोनों के बीच में, हाँ, दोनों बहुत ही एक दूसरे। और यहाँ देखो, इंडिया तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स के पाले में जा रहा है, तो एक तो तुमको साफ साफ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के पाले में है और इधर चाइना और रशिया एक साथ आ रहे हैं। अब देखो SCO से क्या कर, आप देखो SCO गजब बात है कि इंडिया फाइट करना चाहता है टेररिज्म से, और इस ग्रुप में पाकिस्तान भी है, तो ये संभव ही नहीं है, ये अपने आप में आयरॉनिकल चीज़ है, समझ गए, ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि SCO मेंबर में सब मेंबर BRI का हिस्सा है एक्सेप्ट इंडिया, तो ये भी देख रहे हो ना, पेन है कि नहीं है, मेंबर है मगर फिर भी कितना तकलीफ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। आगे देखो, अब फॉल लाइन्स आर क्लियरली, देखो इस बार तुमको दिख जाएगा। इस बार जो वर्चुअल मीटिंग हुआ ना 3 घंटा का, जिसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, तो उस समय तुमको कमेंट दिख सकता है, पाकिस्तान का PM ने क्या बोला, इंडिया का PM ने क्या बोला, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने क्या बोला, इसे तुमको साफ साफ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने बोला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, इसमें बोला है कि बहुत सारे कंट्री ऐसा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, हाँ, वो अपना पॉलिसी चलाते हैं उससे, और टेररिस्ट को क्या देते हैं, सेफ शेल्टर देते हैं, और कुछ नहीं, पाकिस्तान को बोला जा रहा है। ठीक है, और ऐसा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब मैटर, ये बहुत बड़ा मैटर, ये फिर चाइना को बोल रहा है। क्योंकि जब याद करो, बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, इशू पुराना है, जब पाकिस्तान का जो तुम्हारा टेररिस्ट ग्रुप था, वही वाला अलकायदा से रिलेटेड कुछ था, अलकायदा ने आई थिंक जामे मुसरत ऐसे कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते थे कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का घोषित कर दे। उस समय चाइना वीटो पावर लगा के नहीं करवाया ये चीज़, चाइना होने नहीं दिया, तो इसलिए चाइना को बोला जा रहा है सेकंड क्लॉज कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए टेररिज्म को लेकर। हम कब से प्रयास करें यूनाइटेड नेशन में कि टेररिस्ट घोषित करने का, फिर भी तुम नहीं करते हो। पहले तो ये उसको बोला, पाकिस्तान को बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बोला कि आपका पॉलिसी सब क्या कर रहा है, टेररिज्म को शेल्टर दे रहा है, नंबर 1। और दूसरा बोला कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी कंट्री में, कि है ना, मतलब एक तरफ बोल रहे हो टेररिज्म, जब हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो तुम ऊपर ब्लॉक कर दे रहे हो। तो इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान को दोनों घेरा है यहाँ पे। अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो, इसने क्या बोला है, ठीक है, तो तुम पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए लोग को टेररिज्म बोल बोल के, समझे, और माइनॉरिटी का, अपना रिलीजियस माइनॉरिटी का ख्याल रखना चाहिए, पॉलिटिकल अनजान, वही मुस्लिम को बोल दिया उसने कि ये मुस्लिम को दबा रहा है अपने कंट्री में। अब उसके बाद आगे देखो, फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल ट्रेड है, बट म्यूचुअल ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सॉवरेनिटी एंड रीजनल इंटीग्रिटी होना चाहिए। डायरेक्ट चाइना को घेर रहा है ये चाइना, देखते हो सॉवरेनिटी पे ख्याल नहीं करता है, गिलगित बल्तिस्तान से पास कर लिया, ताइवान पे हमला, ये वो दुनिया भर का चीज़। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट क्या बोलता है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ये बोलता है स्टूडेंट कि देखो, हाँ, SCO मेंबर को अपना फॉरेन पॉलिसी खुद ही चलाना चाहिए, इंडिपेंडेंट चलाना चाहिए, हाँ, और कोशिश करना चाहिए कि न्यू कोल्ड वार वाला हिस्सा स्टार्ट ना हो फिर से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फिर से न्यू कोल्ड वार वाला स्थिति क्रिएट कर सकता है। तो देखो, बोलने का मतलब अलग होता है, इसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, बात समझो, यही डिप्लोमेसी है। ठीक है, वो डायरेक्ट लिखा नहीं जाएगा, यू हैव टू इंटरप्रेट एवरीथिंग। बोल कुछ और रहा है प्रीमियर, और उसका रिजल्ट कुछ और है, समझ गए ना। देखो, इसने वही बोला है कि ये यूएस को ब्लेम किया है कि इंटरफेयर करता है, ये दुनिया भर का चीज़। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली डिक्लेरेशन वही चीज़ है, SCO का ही है, उसी बीच में दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ था कि SCO कंट्री के साथ किस तरह का वो करना है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या होगा। ठीक है, वो दिल्ली में हुआ था, इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन। इसमें बताया गया कि यस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी बात हुआ कि इंडिया क्या करेगा, अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करेगा, स्पेशली डिजिटल पेमेंट इंटरफेस। जानते हो, हाईली ग्लोबल अक्लेम्ड है इस चीज़ को लेकर, UPI को लेकर। हाँ, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी फेमस हुआ है। ठीक है, इसमें बोला गया कि यस, देखो जो सैंक्शन लगाया US ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उस चीज़ को लेकर भी विरोध किया है। बोला कि जब यूनाइटेड नेशंस है ही सैंक्शन लगाने के लिए, यदि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा, तो UN है ना ऊपर, ये मेंबर, ये सब कंट्री सब काहे लगाता है सैंक्शन, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगेगा, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगेगा, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, ये वेस्ट को भी बोला है, यानी कि अच्छा करारा जवाब दिया वेस्ट को भी
कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होना चाहिए, ये नहीं कि अब कोई भी कंट्री आके किसी को भी सेंक्शन लगा दें, ठीक है। दूसरी बात है कि यस देखो इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड पेमेंट, अब देखो अब जब सेंक्शन लगा दोगे स्विफ्ट करेंसी स्विफ्ट मैकेनिज्म से निकाल दोगे उसको, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इसलिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, जो ओपनाइजेशन ऑफ करेंसी हो रहा है उसके वजह से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी होगा। वही चीज़ लिखा गया है कि नेशनल करेंसी को अब पेमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, ग्रुपिंग के लिए। जैसे देखो हमारा रूबेल और इंडिया का हुआ था ना अपने कंट्री में, ठीक है। आगे देखो मेंबर स्टेट्स, हाँ सभी क्या हो, हाँ, जितने भी मेंबर स्टेट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक मल्टीपोलर वर्ल्ड को समझे, ठीक है, सबको है ना बढ़िया से पार्टिसिपेट करे, इक्वल जॉइंट मल्टीलैटरलिज्म ये सब चीज़ समझे। अब देखो इंडिया ने एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 को भी साइन नहीं किया। ये बहुत सारे पेजेस का था, इंडिया नहीं साइन किया। इसका साइन नहीं करने का रीज़न क्या है कि इंडिया तो बीआरआई का मेंबर ही नहीं है, वो बीआरआई के लिए था, तो हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा होता है स्टूडेंट, जैसे कोई भी आप एसोसिएशन रहते हैं तो उसमें बहुत सारा क्लॉज रहता है डिफरेंट, तो इसका हम नहीं हिस्सा। जैसे देखो ना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हुआ था तो उसका फर्स्ट साइन नहीं किए थे ना, सिमिलरली ये भी आया तो ये हम साइन नहीं किए, यानी कि एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाय 2030 वो साइन नहीं किए। रीज़न वही है कि वही बात है कि चाइना बीआरआई का बात है उसमें, और हम हर समय इंडिया ने हर समय अपोज किया है इस चीज़ को लेके कि चाइना है ना, चाइना का जो बीआरआई है वो वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है जो कि इंडिया का और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इस चीज़ को लेके इंडिया को दिक्कत है और इंडिया ने साइन नहीं किया, तो ठीक है, क्योंकि इंडिया ऐसे भी मेंबर नहीं है उसका, तो क्यों साइन करेगा। बात समझ में आ गया तुम लोग को, मैटर समझ में आ गया। आगे देखते हैं, चलो देखो बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हाँ जीएस पेपर 3 देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 30 जून को। स्टूडेंट यहाँ पे समझो, देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले ये समझाने से पहले मैं तुमको प्रॉब्लम समझाना चाहता हूँ। हमारा अभी व्यवस्था क्या है। व्यवस्था मतलब जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझोगे तो आर्टिकल को एकदम आसानी से समझ लोगे। देखो एक तो देखो हमारे कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है, ओनली 0.7%। उसमें भी बच्चे लोग देखोगे तो 50 to 50 बोलना मत, सुनते रहो, उसमें भी 52 to 56% सरकारी खर्च करती है, प्राइवेट प्लेयर का 35% के आसपास है, इतना कम है, बात समझे। और वही तुम इजराइल देखो तो इजराइल 5% खर्च करता है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑफ जीडीपी। इसलिए देखो इजराइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इजराइल साइबर सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, तुम्हारा वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, दुनिया भर का चीज़। अब देखो डेवलप कंट्री सब 3 to 4% खर्च कर रहा है। सैमसंग बच्चे लोग एक केवल सैमसंग, जापान का जो सैमसंग है, और कहाँ का जापान का ही है ना, सॉरी साउथ कोरिया का जो सैमसंग है, उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एक कंपनी का उतना भारत का इक्वल होगा या भारत से ज़्यादा होगा टोटल, तभी तो सैमसंग बना है, इतना बड़ा वो कंपनी क्रिएट हुआ है। बात समझ में आ गया ना। तो एक प्रॉब्लम ये हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है भारत में। दूसरा प्रॉब्लम देखो, बढ़िया समझो, हमारा अभी भी जितना भी रिसर्च होता है ना वो भी बहुत कम जगह पे हो रहा है। जैसे आईआईटी रिप्यूटेड आईआईटी है, जैसे आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईसी बैंगलोर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, यही सब में होता है। व्हाट अबाउट द स्टेट यूनिवर्सिटी? स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ हो ही नहीं रहा है। एक तो स्टेट के पास पैसा ही नहीं है और सेंटर से पैसा भी नहीं जाता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में कैसे इनोवेशन आ पाएगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम समझो, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट? अब देखो कोई CSR आई, कुछ नया टेक्नोलॉजी बना दिया, हाँ ICMR कोई नया टेक्नोलॉजी बना दिया, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, और IIT में भी नया बन रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या बना रहा है। तो एक प्रॉपर जो होना चाहिए इंडस्ट्री और एकेडमिया वाला जो रिलेशन होना चाहिए वो मिसिंग है पूरा इंडिया में। और तीसरा क्या है कि सरकार के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। अभी भी एलुमनी नहीं है, जो तुम्हारा बाहर फॉरेन कंट्री एलुमनी होता है ना तगड़ा, बाहर इंडोमेंट सब मिलता है ना तगड़ा, बताए थे पिछले क्लास में, है ना, इंडोमेंट्स मिलता है, जैसे IIT मुंबई वाला मिला था कि नहीं मिला था। तो इंडोमेंट्स का भी कमी है स्टूडेंट। अब देखो और भी देखो, अब समझो अच्छे से, भारत में पढ़ाई का मतलब है पता है कि मास्टर डिग्री ले लिए, PhD कर लिए, बहुत बड़ी बात है। अरे तुम पढ़ लिया, मैं तुमको कुछ भी एक चीज़ भी बनाने नहीं आता है, मैं वही तुम PhD लेकर घूमेगा, तुमने इनोवेशन ही नहीं लाया कुछ भी। बात समझ गए, ये भी प्रॉब्लम है। अब देखो इंडिया में, इंडिया का जो पढ़ाई लिखाई करके IPR कितना इशू कर रहा है, बहुत कम IPR हो रहा है। पेटेंट एक्ट्स कितना कम क्लेम किया जा रहा है भारत में। वही चाइना देखो, यूनाइटेड स्टेट देखो, वो लोग हमारे कंट्री में आएगा IPR तुम्हारा वो कर रहा है, इशू कर रहा है। तो ये सब फंडामेंटल डिफरेंसेस है स्टूडेंट।
समझे। इसी की वजह से हमारा इकोसिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देखो वहाँ पे क्या है, तो फाइनली देखो यूनियन कैबिनेट ने बोला कि ठीक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हम बिल्कुल हम बनाना चाहेंगे, सेटअप करना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है। ये अपेक्स बॉडी होगा जो कोशिश करेगा प्रमोट करने के लिए, फंड करने के लिए, और साइंटिफिक रिसर्च जितने भी हायर एजुकेशन में होगा ये पूरा यही करवाएगा, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में ये बहुत ही इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अगुवाई में ही सब काम करेगा। इससे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन का अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। और देखो इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर वो भी ग्रेटर पार्टिसिपेशन करेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था बच्चे लोग, उसके हिसाब से NRF भी बनाया गया ताकि साइंटिफिक रिसर्च हो और सही डायरेक्शन में रिसर्च हो, और जितने भी लेबोरेटरीज है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी असर पड़े उस चीज़ का। तो आगे देखो थोड़ा देखो, अब देखो एक तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का है, हाँ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसका तो बात ही ग्लोबल एक्लेम है बाबू, दुनिया मानता है इस चीज़ को। और 25% जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट 25% तो यहीं जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अपना संस्था पे खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 25, इतना बल्क अमाउंट यहाँ पे जाता है, बात समझे। और इसमें हेल्थ छोड़ के बाकी जितना भी बेसिक साइंस है सब पे रिसर्च होता है, इतना खतरनाक है ये, समझे। तो देखो NRF को भी तो नेशनल साइंस फाउंडेशन के हिसाब से ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अब इसमें क्या नहीं है, ओशनोग्राफी, स्पेस रिसर्च, मटेरियल साइंस, कंप्यूटराइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ होता है इसके अंदर। और देखो इसमें देखो कैसे चुना जाता है, US प्रेसिडेंट चुनते हैं, उसमें सेनेट का भी हाथ रहता है। तो इतना बड़ा डायरेक्टर जो आदमी होता है, डायरेक्टर होता है, इतना मतलब प्रोसेस से गुजर के जाता है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है US में नेशनल साइंस फाउंडेशन, बात समझ में आ रहा है। जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है बच्चे लोग, समझो ना, बात समझे। और देखो इतना ही नहीं, लगभग 50,000 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स प्रत्येक साल वो प्रोजेक्ट के लिए हायर करता है ये। तो क्यों नहीं इतना खतरनाक बनेगा ये। और जो दुनिया में सबसे बेस्ट रिसर्चर होगा उसको अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। बेस्ट बनना ही है, नहीं बनेगा। जैसे इंडिया में मान लो कि बेस्ट एक्सपर्ट है, अट्रैक्ट चला जाएगा उधर काम करने के लिए, सब मिल जाएगा उसको। आगे देखो कॉन्ट्रास्ट, देखो इंडिया और साउथ कोरिया का बेस्ट कॉन्ट्रास्ट दिया गया। देखो 1980 में, लगभग कह सकते हो स्टूडेंट 40 साल पहले, लगभग 40 साल पहले क्या स्थिति था, इंडिया और साउथ कोरिया दोनों का बराबर स्पेंडिंग था, लगभग 0.6% ऑफ GDP। अब क्या हुआ देखो 4 डिकेड्स के बाद, यानी कि अभी के टाइम में देखो इंडिया का क्या 0.7 रहा, लगभग वही रहा, 0.6 था 0.7 हो, तो कौन सा बड़ा चेंज आया। ये देखो ना साउथ कोरिया 5% में चला गया। यू सी द डिफरेंस, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है शिवानी क्या बोल रहे हैं। 0.6% था, 40 साल बाद इंडिया कितना हुआ 0.7%, और इसका कितना हुआ साउथ कोरिया का 5%, निकल गया ना बहुत आगे। इनफैक्ट वही बोल रहा है कि सैमसंग का पूरा जोड़ लो तो तुम देखोगे कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बराबर हो जाएगा। तो समझा, इंडिया में देखो 56% रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जबकि हम देखते हैं कि जितना भी बड़ा कंट्री है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है सब में प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन है। या तो आपने उस तरह का माहौल ही क्रिएट नहीं किया, इंडिया में माहौल नहीं क्रिएट किया तभी तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। यदि जैसे स्टार्टअप के लिए माहौल क्रिएट हो, देखते हो इंडिया 3rd रैंक पे आ गया स्टार्टअप में। हाँ ये अलग बात है कि इस साल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मगर हो सकता है ना एक बेटर एनवायरनमेंट देने से। देखो वहाँ पे वही बताया गया स्टूडेंट, देखो इजराइल में 88% प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, तभी तो 5% जा रहा है उसका। आगे देखो, सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिको ऑन वन साइड एंड साउथ कोरिया एंड ताइवान ऑन द अदर साइड। अब देखो मैक्सिको का हाल भी इंडिया जैसा ही है स्टूडेंट। मैक्सिको का भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है GDP का वो स्टैग्नेंट है बहुत सालों से, सेम है 0.6 है तो वो लंबा है। अब 0.6 नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, जो भी था वो लंबा समय तक सेम ही है। उसका क्या हुआ स्थिति, पर कैपिटा इनकम भी उतना ही हुआ। अब समझ पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ नहीं है। पर कैपिटा समझ रहे, एक आदमी जो कमाने का, अरे भाई तुम्हारे कंट्री में इंडस्ट्री ही नहीं आएगा, तो जो पहले कमा रहा 10,000 वही कमा रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट योर मैक्सिको। वहीं साउथ कोरिया और ताइवान देख लो, इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर वजह से, पूरा वो कंट्री देखो परस हो गया। अब उसका पर कैपिटा इनकम कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। देखो हमारा जो थिंक टैंक है एक CTIR, उसका डेटा देखो भारत के बारे में बताया गया 2021 में कि हमारा जो इंडिया का टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल नॉन फाइनेंशियल स्पेंड है वो तुम्हारा 0.3%, यानी कि हमारा जो है बेस्ट भी, हमारा जो बेस्ट जो कर रहा है वो भी बहुत कम कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर भी बहुत कम कर रहा है, समझे। तो इस लेवल पे स्पेंडिंग से तो बाबू कोई आप टेक्नोलॉजिकल लीडर तो नहीं बनने वाले हो। प्राइवेट प्लेयर भी जो आ रहा है बेस्ट वो भी देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पे तो कुछ नहीं है। आगे देखो प्रॉब्लम बहुत है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, देखो फ्यू एलाइड्स, यानी कि देखो अब तुम खुद सोचो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी IIT में ही हो रहा है,
IISc में हो रहा है, व्हाट एवर द स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे खाली पढ़ाई हो रहा है थ्योरी में, और उसी में लग रहा है कि हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो इंडिया में फ्यू एलाइट्स है जहाँ पे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं। फंडिंग इनइक्वालिटी देखो, अब तुम जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे IIT हो गया, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसमें खूब पैसा जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, बट जो स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ तो पैसे नहीं पहुँच रहा है। अब देखो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अंतर है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो आप में इनोवेशन हद होना चाहिए, नया नया चीज़ बनाने का ताकत आना चाहिए, कुछ नहीं है, वहाँ पे भी थ्योरी हो रहा है। तो एक तो फंडिंग इनइक्वालिटी, फंडिंग आप स्टेट यूनिवर्सिटी को उतना दे नहीं रहे हो, और सब तुम्हारा साइलोस में काम कर रहा है। देखो ऊपर ही टॉपिक से ही समझ में आ जाएगा सब कुछ अंदर का। देखो हमारे इकोसिस्टम उतना बढ़िया नहीं है बाबू, सब साइलोस में काम कर रहा है, समझे। इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम लोग, बहुत कम ही इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाता है, वही IIT IISc बेंगलोर से, समझे। कॉलेज और मोस्ट यूनिवर्सिटी देखो, वो सब तुम्हारा सेंटर ऑफ नॉलेज, खाली नॉलेज दिया जा रहा है वहाँ पे, कैसे इनोवेशन में कैसे रिसर्च में कन्वर्ट हो वो किसी को नहीं पता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा, चलो अच्छी बात है, उसमें कहा है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा सब में रिसर्च चलेगा, खाली बोलने से थोड़ी होता है, आपको फंड भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, समझे, फंड देना पड़ेगा। एक एलाइड इंस्टीट्यूशन देखो जिसमें टैलेंट होता है, बट व्हाट अबाउट द अदर हैंड, कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक्स वहाँ पे अभी भी स्ट्रगल हो रहा है, एक्सपर्ट नहीं है वहाँ पे ना, वहाँ पे ठीक से फंड है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ठीक से। अरे भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी नहीं है, वो भी कमी है हमारे कंट्री में। आगे देख लो स्टूडेंट, तो ये जो बनाया गया है स्टूडेंट, ये बनाया गया किस तरह बनाया जाएगा, हाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, 5 ईयर का बजट कितना है, 50,000 करोड़, इसमें सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 10,000 करोड़, और 40,000 करोड़ मार्केट से मोबिलाइज किया जाएगा, और प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेगा, बात समझ में आ गया। NRF किसके अंदर काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझते जाओ इसमें। इसमें गवर्निंग बोर्ड कौन होगा, यानी कि जो बनेगा तुम्हारा पैनल, उसमें कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेंगे बोर्ड के। हाँ जानते हो ना, डिफेंस में भी जानते हो ना, स्पेस में भी तो प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेंगे, जो बोर्ड में मेंबर रहेंगे स्टूडेंट, सबसे हेड कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेंगे, फिर हाँ उसके बाद फिर एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट लोग रहेंगे ये लोग। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, ये NRF फंक्शनिंग विल बी गवर्न बाय द एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रहेगा, जिसको हेड करने वाला प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर रहेगा, यानी कि एग्जीक्यूट, ये तो हो गया गवर्निंग बॉडी। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा, उसका हेड कौन होगा, साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। बात समझे, यानी कि लिंक है, सेम सेम जो तुम्हारा स्पेस में देखते हो ना, सेम वही वाला स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। अब बच्चे लोग, इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला, बढ़िया सुनो, नहीं कन्फ्यूज कर जाओगे, SCRB, वहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पहले भी था, उसी को खत्म कर दिया गया, जो कि 2008 में बनाया गया, खत्म कर दिया गया, और फाइनली NRF के अंदर ही सबसिम कर दिया गया, समझे, ठीक है। अब इसमें तुमको कोशिश यही है कि जो NRF बनाए, इसमें पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़ का कॉपरेशन हो, रिसर्च करे ठीक से, क्योंकि हमें क्या करना है, प्राइवेट को आगे लाना है, ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। देखो इसराइल में क्या है, 88% प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। हाँ सैमसंग देखो, सैमसंग क्या प्राइवेट ही है ना, सरकार का थोड़ी है, हाँ प्रमोट करती है सरकार, ये अलग बात है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो दिक्कत पता है क्या है, कि हमारे कंट्री में ना ब्यूरोक्रेटिक हडल्स इतना ज़्यादा है कि साइंटिस्टिक से काम नहीं कर पाता। यू जस्ट टेक द केस ऑफ नम्मी नारायण पूरा भारत के लिए पूरा कुर्बान हो गए, हाँ, और उसको जेल में डाल दिया गया। तो हमारे कंट्री में यही दिक्कत है कि जो पेट्रियोटिक साइंटिस्ट लोग हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक हडल्स का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है ये बता रहे कि क्या बोर्ड ये वो दुनिया भर का, फिर से तुम पॉलिटिकल लीडर को ही डाल दिया, फिर इनोवेशन खत्म हो जाएगा, थोड़ा प्राइवेट लाओ लोग से। बात समझ में आया ना, दुनिया भर का बोला गया ना, तो कोशिश तो करना, वही लास्ट में बोला कि डोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इज परहैप्स अनअवॉइडेबल, इसको कम कर देना चाहिए, तभी बेटर काम कर पाएगा। और ऊपर क्या बोला गया स्टूडेंट, ऊपर यही बोला गया है कि यस सही है, क्रिएट करना होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको एक साथ क्रिएट करना होगा एलाइट को, ताकि सब में अच्छे से फंड डिस्पर्स हो, ठीक है। देखो क्या नहीं प्रॉब्लम है, क्लीनिंग रिवर्स, वेदर फोरकास्टिंग, है ना, स्मार्ट सिटीज़, हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, है ना, इंडियन साइंस, बहुत सारा केसेस है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। देखो रूरल एरियाज़ का भी अपना ही कंसर्न्स है, ठीक है, वो भी चीज़ हम ला सकते हैं यहाँ पे। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट ये है कि NRF बढ़िया सेटल हो, इसमें ब्यूरोक्रेटिक हडल्स ना हो, गवर्नमेंट का प्रेजेंस कम हो, और उसको पूरा ऑटोनॉमी दो। जैसे देखो साइंस जो फाउंडेशन है वहाँ का, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल जो साइंस फाउंडेशन है, कितना बेटर है वो, पूरा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वहाँ, जो मन है करो। तो उस तरह का सिक्योरिटी यहाँ पे भी देना चाहिए, दैट्स इट। आगे देखो,
PM प्रणाम। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड्स ऑफ फार्मर्स। ये इंडियन एक्सप्रेस को आया था स्टूडेंट 1 जुलाई को। यहाँ पे देखो मैंने कहा ये PM प्रणाम क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करना, जो गोवर्धन स्कीम से बनेगा। गोवर्धन स्कीम जानते हैं, बायोगैस से जो भी बायो प्रोडक्ट निकलेगा उससे फर्टिलाइजर बन सकता है। देखो डबल स्टैंडर्ड वाला बात हो गया। एक तरफ आप कह रहे हो कि बायो फर्टिलाइजर यूज़ करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करो, अच्छी बात है। इससे क्या हुआ कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है या इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है वो कम हो जाएगा। मगर जो आप सब्सिडी दे रहे हो अभी भी यूरिया के ऊपर, वो तो आपने कम नहीं किया। और आपने इस समय बोला है कि आप यूरिया वाला फर्टिलाइजर आगे और कंटिन्यू रखोगे, तो ये गलत है, उसको कम कर देना चाहिए। अब तुम खुद समझो कि 45 kg वाला जो यूरिया है वो तुमको 45 kg का जो बोड़ा वाला यूरिया होता है, बड़ा होता है बोड़ा, कितना दाम, ओनली 250, हाँ 250 या 300 से लेस देन 300। अरे उसका दाम पता है कितना है, उसका दाम बहुत ज़्यादा है। 88% तो भारत सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, तुम कुछ पे ही नहीं कर रहा है। और अब कुछ सोचो कि वही तुमको NPK वाला फर्टिलाइजर जाएगा लाने के लिए, तो NPK फर्टिलाइजर जानते हो वो मार्केट बेस्ड होता है और इसे तुम्हारा 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा महंगा है, तो फार्मर लोग वो नहीं जाता खरीदने के लिए। फार्मर को पता है कि ये यूरिया वाला जो फर्टिलाइजर है बहुत सस्ता है, यही लेंगे, बोरा बोरा भर के डालेंगे यूरिया। अब बोरा बोरा ढाल के स्प्रेड करने के चक्कर में क्या करता है स्टूडेंट, वो इनरिच हो जाता है, नीचे चला जाता है, लीचिंग हो जाता है, तो यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है और ऊपर तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रॉब्लम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, नाइट्रेट्स भी हो रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड भी क्रिएट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने अप्रूव किया है कि ठीक है PM प्रणाम करेंगे। इसका ही देखो डेफिनेशन क्या है, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्लोडेशन ऑफ मदर अर्थ, इसी को बोलते हैं PM प्रणाम। मतलब कहने का मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर, वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करना, वही PM प्रणाम है, समझा। इसके लिए देखो कितना आवंटित किया गया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्रिएट हो, और इसके लिए कितना पैसा होगा बाबू, 3.7 लाख करोड़, इतना ज़्यादा पैसा इसके लिए। हाँ, इतना बड़ा प्लान है। इसमें कोशिश किया जाएगा कि सोइल को बचाना है। देखो सोइल को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार उल्टा पुल्टा फर्टिलाइजर यूज़ करके सोइल का हेल्थ ही खत्म हो गया है। अब सोइल बंजर हो जाएगा तो डेजर्ट बन जाएगा। हाँ जानते हो ना, ऐसे भी तुम्हारा पंजाब का रीजन जानते हो डेजर्ट बन जाएगा आने वाले समय में, बुरा स्थिति है। तो फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रहे, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, उसके लिए यदि स्टेट गवर्नमेंट अच्छा करता है तो उसको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, समझे। सेंटर ने कहा है कि हर उस स्टेट को दिया जाएगा जिस स्टेट में केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज़ हो रहा है और तुम्हारा बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसा कोई स्टेट है तो उसको हम ढेर सारा पैसा ऊपर से भेजेंगे, तो स्टेट को भी अच्छा आत्मविश्वास मिलेगा और स्टेट काम करेगा उस चीज़ को लेकर। आगे देखो PM प्रणाम को लेकर क्या है। हाँ यदि देखो बताया गया यदि स्टेट 10 लाख टन ऑफ कन्वेंशनल फर्टिलाइजर को यूज़ करता है और तुम्हारा 3 टन कम करता है, देखो उसको इतना सब्सिडी कितना है, तुम्हारा 3000 करोड़ का सब्सिडी बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि यदि, अभी ये समझने वाला चीज़ नहीं है यार, आंकड़ा से इंपॉर्टेंट है, बात समझो। यदि जितना तुम्हारा कम कंजम्पशन करेगा केमिकल फर्टिलाइजर स्टेट, उतना ही तुम्हारा ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा, समझे। इट वुड इनकलकेट अ बकेट ऑफ, और भी बहुत सारा स्कीम है। देखो इसमें देखो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सोइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, फूड सिक्योरिटी का काम करो, उसके लिए देखो लगभग 1500 करोड़ रुपया स्टूडेंट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए भारत सरकार दे रही है ताकि गोवर्धन प्लांट स्टार्ट हो सके। गोवर्धन प्लांट का मतलब क्या होता है, तुम्हारा बायोगैस है ना, बायोगैस का जो भी बायो प्रोडक्ट होगा वो सब जो भी चीज़ होगा वो बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो सकता है। तो गोवर्धन प्लांट तुम्हारा अम्ब्रेला प्लान होगा और उसमें फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, उसका एग्जांपल देख सकते हो, लिक्विड फोम हो सकता है, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर हो सकता है, ठीक है, या बायो प्रोडक्ट हो सकता है बायोगैस का, वही कंप्रेस बायोगैस का। ये सभी चीज़ गोवर्धन इनिशिएटिव के अंदर प्रमोट किया जाएगा। तो गोवर्धन स्कीम के अंदर जो भी बायो प्रोडक्ट होगा दैट कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड, और जितना यूज़ करेंगे गोवर्धन प्रोग्राम भी उतना बढ़ेगा। बात समझ गए ना। तो ये डुअल बेनिफिट होगा भारत सरकार को। एक तो बायोगैस भी होगा, बायोगैस होगा तो एनर्जी सिक्योरिटी। बायोगैस किस लिए बाबू, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ना, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, बात समझो। अब वहाँ से जो बायो प्रोडक्ट आएगा तो वो फर्टिलाइजर के रूप में काम होगा। वो फर्टिलाइजर क्या होगा, तुम्हारा बायो होगा, यानी कि ऑर्गेनिक होगा। और जितना स्टेट प्रमोट करेगा उस हिसाब से ऊपर से सब्सिडी दिया जाएगा स्टेट को। यहाँ पे देखो, चलो ये चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लगा सरकार का नियम, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि चलो बहुत बड़ा बात है। मगर देखो दूसरा कदम देखो सरकार का कि यूरिया MRP अभी भी रेज नहीं किए जाएंगे।
यानी कि एमआरपी जो बाबू यूरिया पे है, जो बोरा बोरा भर के किसान लोग खर्च कर रहा है, वो एमआरपी बढ़ाया नहीं जाएगा। अब एमआरपी देखो जो लगभग 250-260 में मिल रहा है, उसको 500 कर देना चाहिए था कायदे से। तो वो अभी बोला कि 2024 और 25 तक सेम रहेगा। ये देखो बाबू, ये इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। बात जान लेना ये चीज़, ये पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन हो ही नहीं सकता है। इकोनॉमिक डिसीजन कैसे? अरे भाई नुकसान हो रहा है फर्टिलाइजर में, सब्सिडी में, और अभी इलेक्शन भी तो आने वाला है 2024 में। तो वो सब चीज़ को समझते हुए यूरिया का दाम नहीं बढ़ाया गया, एमआरपी नहीं बढ़ाया जाएगा। बात समझो अच्छे से, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इट इज़ नॉट योर इकोनॉमिक डिसीजन। अब यहाँ पे देखो यूनियन कैबिनेट ने ये भी बोला कि ये स्कीम चलते रहेगा। देखो इसके लिए देखो कितना टोटल 3.68 करोड़ तुम्हारा 3 ईयर्स के लिए खर्च किया। इतना ज़्यादा फालतू का पैसा खर्च किया जाएगा। एमआरपी तुम खुद देखो स्टूडेंट, विल बी वेरी कन्फ्यूज टू, ये तुम जान के हैरान हो जाओ कि एमआरपी यूरिया का देखो कितना साल से सेम ही है, 5360 पर टन लगता है। तो बोरा भर 45 kg का देखो तो वही 250-260 रुपये लगेगा। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 5% जब तुम्हारा नीम कोटिंग किया गया था, समझे, नीम कोटिंग, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ाया गया था स्टूडेंट, समझ गए, एक्स्ट्रा 5% लगा था, यानी कि 268 पर टन फ्रॉम फार्मर्स। ये थोड़ा सा हल्का ऐड हुआ है, बहुत बहुत कम ऐड हुआ। जबकि देखो तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट कि एवरेज पर टन कितना लगता है सरकार को, 30,000 लगता है पर टन बनाने में, एंड 30,000 लगता है। देखो कितना ले रहा है, ओनली 5,000 to 6,000 ले रहा है, नहीं 5,500 रुपये ले रहा है किसान से। लगता कितना सरकार को, 60,000, सॉरी 30,000। कितना, 80 to 85% सरकार दे रही है सब्सिडी। जो इंडिया में बनता है उसका 25,000 पर टन, और जो बाहर से आता है वो 30,000 टन। ह्यूज सब्सिडी ना, ह्यूज सब्सिडी दिया जा रहा है। देखो अब यहाँ पे खुद देखो 2025 और 26 तक क्या होगा, लगभग 8 नैनो यूरिया प्लांट्स भी क्रिएट हो जाएंगे हमारे कंट्री में, ठीक है। 44 करोड़ बोटल्स वगैरह हो जाएगा। जानते हो नैनो यूरिया के बारे में बताओ, रमेश रालिया के बारे में, ठीक है, ये सभी चीज़। अब यहाँ पे देखो चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा है कि अब देखो हमने कहा है कि हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक, दुनिया भर का चीज़, हम कॉमर्शियल जो भी फर्टिलाइज़र है वही इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर को कम करेंगे। नैनो यूरिया, देखो नैनो यूरिया तो 1 साल से चल रहा है, मगर ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो फर्टिलाइजर का यूसेज और बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है एमआरपी। यदि जैसे एनपीके है, नाइट्रोजन पोटासियम, और जो भी दूसरा वाला जो भी न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर है, उसमें क्या है कि एमआरपी कौन फिक्स करता है, कंपनी फिक्स करता है, जो फर्टिलाइजर कंपनी वो फिक्स करता है। तो उसमें मार्केट के हिसाब से फिक्स करता है, यहाँ सरकार खुद फिक्स कर देती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। एग्जाम्पल देखो, अब देखो तुम यहाँ पे खुद देखो 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर में देखोगे 35.7 यानी कि 36 मिलियन टन हुआ है, और जबकि 2021 और 22 में बच्चे लोगों ओनली 31 मिलियन टन हुआ था। तो कहने का मतलब क्या कि अभी तो कायदे से और कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि नैनो यूरिया वाला भी आ गया। नैनो यूरिया का जानते हो एक्यूरेसी भी हाई है, या तो आप नैनो यूरिया को प्रमोट नहीं कर पाए, या फिर एमआरपी देख के बोरा बोरा भर भर के ले जा रहा है फार्मर्स, और कुछ नहीं, और ज़्यादा यूसेज हो रहा है। देखो वही बोल रहा है। अब देखो नीम कोटिंग का हुआ तो उसमें 50 kg से 45 kg कर दिया गया, हाँ, जिसमें 46% तुम्हारा नाइट्रोजन रहता है। नीम कोटिंग वाला बताए थे ना, उस समय 80% लिख दिया, रैंडम थॉट्स में लिख दिया गया था, तो बोले कि वो 46% होगा। अब क्यों ना ले यूरिया लेगा तो उसका लगभग 4 टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू एनपीके फर्टिलाइजर। तो यूरिया ही बोरा भर भर के लेगा। एक बोरा 45 kg का यूरिया ले रहा है, ओनली 250-260 रुपये दे रहा है, उसको तो बहुत सस्ता पड़ा, और धड़ल्ले से यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है उस चीज़ का। तो देखो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। तुम खुद देखो कि बाबू बताया गया है कि 1960s में 1 kg हम यूज़ करते थे और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, तो 12 kg का हमारा क्रॉप ग्रेन्स होता था, वही वीट वगैरह होता था। अब वही चीज़ बाबू 1 kg का एनपीके यूज़ करोगे ना तो तुमको बस 5 kg का होगा प्रोडक्शन। घट गया आपका, प्रोडक्टिविटी घट गया आपका सोइल का, कि बहुत ज़्यादा यूज़ करे, फर्टिलिटी खत्म हो गया उसका। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखो, अब एक सुझाव है कि क्या हम सल्फर कोटेड यूरिया नहीं कर सकते, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि सल्फर को कोटिंग करना, जैसे देखो ना गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। जैसे अभी सब चलाया जाएगा ना पीडीएस में भी न्यूट्रिएंट्स डाला जाएगा, तुम्हारा फूड फोर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं। इसमें उसी हिसाब से बोला कि सल्फर कोटेड यूरिया नहीं हो सकता, वो और ज़्यादा बेटर रहता। यस, गवर्नमेंट ने प्रपोज तो किया है कि सल्फर कोटेड यूरिया यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फर्टिलाइजर। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सल्फर और जिंक ना हम कोशिश करेंगे कि सोइल तक पहुँचाए, क्योंकि ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बेटर होगा।
इनफैक्ट देखो इसमें अलाउ कर देना चाहिए डी यूरिया, डी अमोनियम फॉस्फेट और अदर कम्युनिटी कि यानी कि पूरा आप खोल दो, अब मार्केट में खोल दो कि भाई तुमको फोर्टिफिकेशन करना है, यानी कि तुमको कोटिन वगैरह कोटेड करके सल्फर जिंक वगैरह कोटेड करके बेचना है, बेचो। देखो अब ऐसा होने लगेगा स्टूडेंट, मान लो कि कोई भी फर्टिलाइजर में ना सल्फर ऐड कर रहा है, जिंक ऐड कर रहा है, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहा है और किसान को लगा बेटर, तो किसान इस तरफ स्विच करना शुरू कर देगा, तब फिर तुम एमआरपी बढ़ा देना इसका। तो ये भी तो एक बेस्ट उपाय हो सकता है। तो वही बताया गया है कि एमआरपी ऐसे फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर पे पूरा फ्री होना चाहिए, यानी कि मार्केट के हिसाब से एमआरपी होना चाहिए, सरकार डिसाइड नहीं करे। तो वही बोल रहा है कि सल्फर हो या जिंक कोटेड यूरिया हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी यूरिया से, ताकि लोग इतने जो डिपेंडेंट है वो कम हो सकें, और जो जिस हिसाब से एमआरपी पे सरकार कंट्रोल हो वो पूरा मार्केट कंट्रोल हो जाए, तो इससे बेटर होगा। समझे, इससे बेटर, ये बेटर डिसीजन रहेगा, ताकि यूरिया को भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजिम के अंदर लाया जा सके और वहाँ पे कंपनी लोग फिक्स कर सके एमआरपी, ना बल्कि सरकार फिक्स करेगा। तो सरकार फिक्स करेगा, देखते हो ना 88 to 90% तुम्हारा सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। समझ गए, दैट्स इट। आगे देखो स्टूडेंट 236 देख लो, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये 26 जून को आया था स्टूडेंट। आगे देखो मैंने बताया ना ये तुम लोग को, COP 26 में गया था वो, हाँ ये बताए थे ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा बारबाडोस को गए थे, वो बोले थे क्या है यार, तुम कोपेनहेगन में भी बोला था, 2009 में भी बोला था, तुमने कुछ दिया ही नहीं हम लोग का जान। बारबाडोस छोटा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है ये, ठीक है, आइलैंड कंट्री सब ज़्यादा तुम्हारा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो डूब जाएगा, पानी थोड़ा सा भी बढ़ेगा सी लेवल पूरा डूब जाएगा वो। तो देखो फ्रांस ने फाइनली देखो एक न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट को, हाँ उसके लिए एक समिट बनाया था, समिट मतलब होस्ट किया था। तो फ्रांस होस्टेड एन इंटरनेशनल समिट फॉर ए न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, एक नया व्यवस्था होना चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री को पैसा मिल सके। अच्छा है, नोबल सोच है, समझे, ताकि जो नॉर्थ और साउथ, जानते हो नॉर्थ का मतलब क्या है, सिंबल क्या है कि डेवलप कंट्री, और साउथ का मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन बताए थे G77, वो क्या है तुम्हारा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, ताकि क्लाइमेट चेंज जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। नवंबर 2022 में ना G20 समिट जब हुआ था स्टूडेंट, और COP 27 का जब खत्म हुआ था, तो उस समय बात किया था। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम इस तरह का समिट जून 2023 में करेंगे, और कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें कोशिश किया जाएगा कि यस साउथ को किसी तरह प्रोवाइड किया जाए, पैसा प्रोवाइड किया जाए, समझे। इनफैक्ट COP 26 में ही हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जो बारबाडोस का वो दिमाग खराब हुआ, जाकर कुछ बोल दिए थे कि तुम लोग कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। 2009 में कोपेनहेगन लाया, कुछ भी नहीं हुआ उसका। अब कौन सा साल ऐसा है कि जिसमें $100 बिलियन तुमने शेयर किया हो, और तुम शेयर भी करते हो, ग्रांट थोड़ी देते हो, तुम लोन देते हो, और हमको प्रॉब्लम होता है तो हमारे ऊपर बहुत सैंक्शन लगा देते हो। तो ये तो तुम्हारा इकोनॉमी और हमारे इकोनॉमी में बहुत अंतर है, बात समझे। उस समय इसी को बोलते हैं ब्रिजटाउन इनिशिएटिव। तो एम क्या था कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होना चाहिए ऐसे कंट्री के लिए। ये ब्रिजटाउन इनिशिएटिव का क्या था एम बाबू, कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होना चाहिए ऐसे कंट्री, ताकि क्लाइमेट चेंज से ये सब लड़ सके। आगे देखो, तो उसके बाद देखो ना कितना बढ़िया हुआ, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि ठीक है 2023 तक $100 बिलियन का राशि चला जाएगा, डोंट वरी, ग्लोबल साउथ को बहुत बड़ा आश्वासन है। जबकि ये चीज़ देखो 2009 में था, उसके बाद तो कभी मिला ही नहीं। IMF देखो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बोला कि ठीक है SDR, हम SDR जानते हो ना, इट इज़ जस्ट लाइक मनी, $100 बिलियन का हम ग्लोबल साउथ को देने के लिए तैयार हैं। देखो कितना बड़ा बात है। फ्रांस, जापान ये भी बोला कि हम भी SDR रिलेटेड प्लेज ले रहे हैं ताकि ये कंट्री सबको मिल सके, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कह दिया कि जो भी कंट्री स्ट्रगल है, जो कंट्री पैसा नहीं चुका सकता, उसको मॉरेटोरियम भी दे देंगे हम। मॉरेटोरियम समझ रहे हो ना, कि यू डू नॉट नीड टू पे विद इन द टाइम फ्रेम। जैसे मान लो कि किसी को लोन दिया जा रहा है और यदि पे नहीं कर दिया तो डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, वेट, आगे बढ़ो, सॉफ्ट लोन, ठीक है, अच्छा चीज़ है। तो ये कमिटमेंट करता है कि यस अब ये डेवलप कंट्री भी बाबू बैठा हुआ नहीं है, डेवलप कंट्री भी चौकन्ना है। तो उसको पता है कि सच में ही क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इंपैक्ट हो रहा है डेवलपिंग कंट्री को। आगे देखो, देखो इसलिए बोला कि देयर इज सम चेंज। अब तुमको डेवलप कंट्री का जो विचारधारा में चेंज आएगा। देखो 2009 से तो कुछ नहीं गला इसका, पेरिस में भी दुनिया भर का चीज़ कर लिया, जान रहे हो ना, पेरिस में कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ हुआ ही नहीं रियलिटी में, और फाइनली अब जाके ये काम हुआ है। तो देखो 14 साल का बाबू जद्दोजहद रहा था, समझे, 40 वही कोपेनहेगन से, अब $100 बिलियन का देगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक देखो वही चीज़ लास्ट वाला जो बताए हैं तुम लोग को, उसमें क्लैरिटी वाला हम जो बताए थे ना उस समय, कि COP 27 में ये बताया कि चाइना छोड़ के बाकी सब कंट्री को कितना $2 ट्रिलियन चाहिए होगा बाय 2030, ठीक है। कहाँ से मोबिलाइज करेगा, तुम 100 बिलियन दोगे भी तो कम पड़ जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए वल्नरेबल कंट्रीज़ को तो चाहिए, और इतना, और सब देखो ये देता भी दिखे तो लोन दे रहा है, लोन नहीं ग्रांट चाहिए, फ्री में चाहिए हमको, समझे, ग्रांट चाहिए हमें। अरे भाई तुम लोग तो हिस्टोरिकल पोल्यूटर है,
है ना। अब तुम याद करो वो चीज़ को, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 47%, इधर 12% देख लो, तो 2/3 है तुम्हारा कंट्रीब्यूटर, यानी कि 3 ही ब्लॉक को जोड़ देगा तो 2/3 है। बाकी कंट्री तो कुछ किया ही नहीं। हमारा पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना कम है, ग्लोबल एवरेज से भी कम है इंडिया का। तो बात समझे, केवल हमें गारंटी नहीं, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। बताए थे ना ग्रीन हाइड्रोजन, मान लो ग्रीन हाइड्रोजन बन गया, अब फिर IPR लगा देगा, पेटेंट राइट्स लगा देगा। हमें $1 में चाहिए, हमें लेस देन $1 में चाहिए वो। तुम वहाँ $6 $7 किए तो फिर काहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा फिर। यहाँ तो रिवर्स इंजीनियरिंग होना चाहिए कि कर दिया, जैसे जो बोला गया ना कि मैक्रोन का जो आएगा वहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग होगा, कैपिटल ट्रांसफर होगा, 80% होगा, तो वो सब चीज़ चाहिए होगा, समझे, दैट्स इट। अच्छा, इस पर रिसर्च क्या करना है स्टूडेंट, देख लो, रिसर्च करने वाला होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा मैं। देखो, एक तो तुम लोग काम करना, ये 9 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा समझ लेना अच्छे से, ठीक है, मतलब इसका बाउंड्री वगैरह देख लेना तुम लोग 9 कंट्रीज़ के बारे में। बाकी सब कंप्रहेंसिव ये SEO का एडिटोरियल्स दिया गया है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। उसका दूसरा देख लो, NRF क्या है तुम्हारा, ये थोड़ा सा जाके तुम दृष्टि का देख लेना, हल्का सा दृष्टि का देख लेना, एक PDF देख लेना, हालांकि इसमें भी बहुत कुछ है, PDF देख लेना फिर भी, ठीक है, क्योंकि इसमें टुकड़ी में नहीं कर सकते हो रिसर्च। उसका देखो, हाँ, PM प्रणाम के बारे में थोड़ा सा जान लेना और अच्छे से, हाँ, गोवर्धन स्कीम और PM प्रधान इसके बारे में जान लेना। हाँ, PM प्रणाम और गोवर्धन स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेना, थोड़ा डिटेल्स में। गोवर्धन स्कीम शायद तुम लोगों को बताया गया था इकोनॉमिक्स में, वहाँ जाकर चेक करना, में भी होगा, शायद हम बताए होंगे, ठीक है, या फिर कहीं करेंट अफेयर्स में कभी कवर किए होंगे, ठीक है। ब्रिजस्टोन इनिशिएटिव है, तो ब्रिजस्टोन इनिशिएटिव देखो, लिख लो इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंट है ये, ठीक है। पूछेगा कि किसका ये आउटकम्स है, तो COP26 का, COP27 का नहीं है बच्चे लोग, COP26 का है। कौन सा, ग्लासगो वाला, समझे, दैट्स इट, इतना ही रिसर्च करना है।